हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट साइंस का क्लास 8th में। फर्स्ट चैप्टर का हेडिंग है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कि क्रॉप्स का क्रॉप प्रोडक्शन की फसलों का उत्पादन कैसे होता है और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर देखिए, सबसे पहले कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि 10,000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। इसको हम BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो उस टाइम पर जो लोग थे उनको बिल्कुल भी खेती या ये हम लोगों की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं आती थी, नोमैडिक थे और वो इधर से उधर घूम रहे थे ग्रुप्स में, और इधर से उधर घूमते थे ग्रुप्स के अंदर फूड और शेल्टर की तलाश में, खाने और शेल्टर की तलाश के लिए। तो वो कच्ची सब्जियां खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, और उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया खाने के लिए। फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे कल्टीवेट करना शुरू कर दिया लैंड पर, और उन्होंने प्रोड्यूस किया राइस, वीट और अदर फूड क्रॉप्स को। इस तरीके से एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का उदय हुआ, या इस तरीके से एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। अब क्रॉप क्या होता है? क्रॉप मतलब जब हम किसी एक लार्ज स्केल पर किसी एक ही तरीके के प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं या उगाते हैं तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। तो जब हम लोग प्लांट्स को, एक ही तरीके के प्लांट्स को या एक ही तरीके के पौधों को या किसी भी तरीके के एक ही तरीके के सीड्स को सो करते हैं और उसको कल्टीवेट करते हैं प्लांट्स में, उसको हम क्रॉप कहते हैं। जैसे क्रॉप ऑफ वीट, मतलब इसका मतलब जैसे क्रॉप ऑफ वीट होता है तो इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर एरिया, पीस ऑफ लैंड में हम वहाँ पर एक जैसे गेहूं के पौधे उगाते हैं और उससे हम लोग गेहूं रिट्रीव निकालते हैं, ताकि हम लोग वहाँ से गेहूं से हम फिर आटा बना सकें और आटे से हम अपनी रोटियां वगैरह बना सकें। ब्रेड बनता है, पिज़्ज़ा बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्लावर बनता है वीट से। तो ठीक, क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हमें जैसे पता है कि अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं। सीरियल्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, इवन फूलों के भी क्रॉप होते हैं, क्योंकि फूलों की भी खेती होती है। ठीक, इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर पूरे के पूरे जितने भी वर्ल्ड में क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलते हैं ना बच्चों, वो सारी की सारी इंडिया के अंदर मिलती हैं। एक्सट्रीमली हॉट भी मिलेगी, एक्सट्रीमली कोल्ड भी मिलेगी, आपको ह्यूमिड क्लाइमेट भी मिलेगा, आपको एरिड क्लाइमेट भी मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्लाइमेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक, यहाँ पर एक रीजन से दूसरे रीजन में क्रॉप मतलब टेम्परेचर है वो वेरी करता है, क्लाइमेट जो है वेरी करता है। और जब क्लाइमेट वेरी करेगा तो हमारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अपने आप ही होने लगेंगी। इतनी वैरायटी है हम लोगों के इंडिया के अंदर, बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन दो पैटर्न निकाले गए हैं। वो एक है खरीफ का और एक है रबी का। खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं या खरीफ की जो फसल होती है जून से सितंबर में या रेनी सीजन में होती है। बस ये दो चीज़ याद रखिएगा, खरीफ की जो क्रॉप्स हैं वो जून टू सितंबर होती हैं और रेनी सीजन के अंदर होती हैं। और पैडी या तो चावल, क्योंकि देखिए पैडी तब होता है, पैडी को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर इनटेक ज़्यादा चाहिए होता है पैडी को। यानी कि चावल जो होता है जब बोया जाता है शुरुआत में तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो भी रेनी सीजन के अंदर जो भी क्रॉप्स बोई जाती हैं उनको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। तो यानी कि रेनी सीजन में जून टू सितंबर वही फसलें बोई जाएंगी या वही क्रॉप्स होंगी जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहला चावल या पैडी आप बिल्कुल रट लीजिएगा। पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। तो ये आप याद रख लीजिएगा। आपको ग्राउंडनट और पैडी तो याद रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंडनट यानी कि मूंगफलियाँ आप लोग खाते हैं सर्दियों में, और पैडी चावल आप लोगों को राजमा चावल के साथ ज़्यादा पसंद होंगे। तो ये दो खरीफ की क्रॉप्स हो गई। और एक कॉटन को इनिशियल स्टेज पे वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन लास्ट में कॉटन को और चावल को लास्ट के कुछ मंथ्स, लास्ट के जब वो पकने होती है, मतलब बिल्कुल तैयार होने वाली होती है क्रॉप, तब पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती।
आते हैं रबी क्रॉप्स के ऊपर। रबी क्रॉप जो होती हैं विंटर सीजन में होती हैं। हम लोगों का गेहूं जो होता है अक्टूबर में, गेहूं को हम अक्टूबर के अंदर सो करते हैं और मार्च अप्रैल में हम लोग इसको काट लेते हैं, तो इनको रबी क्रॉप्स बोला जाता है। रबी क्रॉप्स में हम लोगों को देखो चने जो होते हैं, मटर जो होती है सर्दियों में आती है ज़्यादातर, और वीट जो है वो भी सर्दियों में बोया जाता है। ग्राम यानी कि चना हो गया, पी मटर होगी, मस्टर्ड सरसों जिससे हम सरसों का तेल भी लेते हैं, तो सरसों भी, और सरसों का साग आप लोग खाते ही होंगे। तो इससे रिलेट कर लीजिएगा कि अक्टूबर से मार्च तक, और उसमें से सिर्फ 2 याद कर लीजिएगा, एक तो क्रॉप्स वीट की हो गई, एक पी की कर लीजिएगा, या ग्राम की, या मस्टर्ड की, लिनसीड भी, लिनसीड से भी तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, मतलब हम अब बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होंगी समझिए कि हम कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, कोई भी लेसन लर्न करेंगे तो सबसे पहले उसको रीड करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स मेन पॉइंट याद करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करेंगे, फिर शॉर्ट वाले करेंगे, फिर मीडियम वाले करेंगे, फिर लॉन्ग वाले करेंगे, 1, 3 और 5 मार्क्स के करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं किसी भी क्रॉप को मतलब कल्टीवेट, किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो खेतों के अंदर या फील्ड्स के अंदर उसको ट्रैक्टर से प्लो करते हैं, क्योंकि देखिए हार्ड प्लो क्यों किया जाता है, बेसिकली आप समझिएगा, प्लो करने का सबसे बड़ा ये होता है कि उससे लूजन हो जाती है, जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है, उसमें एयर अंदर जा सकती है। जब सॉइल ढीली हो जाएगी तो उसके अंदर जो क्रॉप की मतलब या प्लांट की जो रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं। अदरवाइज उसके अंदर अगर हम लैंड को प्लो नहीं करेंगे, उस पोर्शन ऑफ पीस ऑफ लैंड को प्लो नहीं करेंगे, तो हम लोगों की फसल या क्रॉप अच्छी नहीं होगी। अब यहाँ से अगर जब लूजन कर दिया सॉइल को तो डीपली पेनिट्रेट हो गई रूट्स, साथ के साथ अर्थवर्म्स जो हैं उनकी भी ग्रोथ में हेल्प होगी, और साथ और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो सारे के सारे सॉइल के अंदर होते हैं, जो गुड फॉर क्रॉप्स होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के, और ये आगे आगे जो लूजन सॉइल को और भी फर्टाइल कर देते हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, किससे? सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और इस वजह इनके साथ ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ही इसको सॉइल को न्यूट्रिएंट बना देते हैं, और साथ के साथ ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और ये प्लांट जब इनको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोगों की क्रॉप जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अब ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि प्लोइंग यानी कि हल जोतते हैं। शुरुआत में हल जो था, प्लो जो था, सिर्फ इतना देखिए, प्लो जो था ये पहले लकड़ी के होते थे, लेकिन उसके जो बिल्कुल टिप पर, मैं आपको फिगर देखना, आप ये जो टिप है ये आयरन का बना होता था, ठीक है। ये जो टिप होता था ये आयरन का बना होता था, ठीक। ये बीम है, ये बैलों के ऊपर रखा हुआ है, ये जो ऑक्सिस के ऊपर रखा हुआ है ये बीम है, ये जो है ये शाफ्ट है, और ये प्लोशेयर है। ये जो ये वाला पार्ट है ये नीचे लैंड के इसको प्लो करता था, इससे ही नीचे से बहुत डीप तक जाता था, नीचे से मिट्टी ऊपर आ जाती थी और ऊपर की मिट्टी ढीली हो जाती थी, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको पता हो गया कि प्लोइंग। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि प्लॉट फील्ड में कई बार बिग क्लम्प्स आ जाते हैं सॉइल के, बड़े बड़े मतलब ढेले बन जाते हैं, और उन क्लम्प्स को भी तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग करना फील्ड का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेवलिंग जब करेंगे तो इरिगेशन प्रॉपर होगा, कि एक साइड से ऊंचा है और एक साइड से नीचा है, तो मतलब जहाँ पर ऊंचा है वहाँ पर उस साइड के जो प्लांट्स हैं उनको कम पानी मिलेगा, और नीचे वाले जो प्लांट्स होंगे उन पे पानी बहुत ज़्यादा होगा, तो दोनों तरफ पानी का बैलेंस नहीं बन पाएगा, तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए लेवल जो होना होता है सॉइल का वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसको लेवलर की हेल्प से किया जाता है। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे एक बहुत बड़ा सा फट्टा सा लगा देते हैं और उससे लेवल किया जाता है।
मैन्योर भी ऐड किया जाता है, गोबर की खाद डाली जाती है सबसे ज़्यादा टिलिंग के से पहले, ताकि उससे क्या होगा कि जो मिक्सिंग जो होती है मैन्योर की सॉइल के साथ वो अच्छी तरीके से हो जाए और जो सॉइल है वो मॉइस्चर्ड हो जाए किसी भी क्रॉप को सो करने से पहले। ठीक, अब इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कई चीज़ें होती हैं कि सोइंग से पहले सीड के सोइंग से पहले हमको क्लम्स को ब्रेक करना है, ताकि सॉइल में इरिगेशन सही से हो, प्रॉपरली हो, और प्लांट्स की जो डीपली पेनिट्रेट हो सके रूट्स जो हैं। और ये इस सब के लिए हमें अलग अलग तरीके के इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब वो टूल्स कौन कौन से हैं? टूल्स में सबसे पहले आता है प्लो। मैंने प्लो आपको बता दिया है, प्लो भी मैंने आपको बताया, ये फिगर है, फिगर 1.1। अब हो भी होता है, हो एक ये होता है जिससे हम लोग छोटे छोटे जो हम लोगों के वीड्स होते हैं, जो खरपतवार जिसे हिंदी में बोला जाता है, वो उनको निकाला जाता है। एक लंबी रॉड होती है वुड की, और या आयरन की भी होती है, स्ट्रांग होती है, उसका एक बेंट ब्रॉड और बेंट प्लेट लगी हुई होती है आयरन की। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा हो, ये देखिए, ये एक रॉड है, ठीक है, इस पे बीम लगा हुआ है, और ये ग्रिप है और ये हैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे ये बैंड प्लेट है, इसकी हेल्प से ये निकालते चले जाते हैं। अब ये देखिए, ये है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर से होता है, और मैंने आपको बताया ट्रैक्टर से प्लोइंग होती है तो वो विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर ही होती है। सोइंग भी होती है, सोइंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, लेकिन सोइंग से पहले गुड और क्लीन हेल्दी सीड्स की ज़रूरत होती है, और गुड वैरायटी ऑफ सीड्स सिलेक्ट किए जाते हैं। फार्मर जो है हाई ईल्ड HY हाइब्रिड क्वालिटी के जो हैं सीड्स को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स में देखिए, अब ये सिलेक्शन ऑफ सीड्स मैंने आपको बता दिया कि हाई यील्डिंग क्रॉप के लिए हाई यील्ड के सीड्स लिए जाते हैं। दूसरा है ट्रेडिशनल टूल्स के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ये एक फनल होती थी। ये देखिए, पहले फनल होती थी और इसमें ये सीड्स डालते चले जाते थे, आगे से ऑक्सीजन को खींचते थे, और ये प्लो के साथ के साथ ये सो होते चले जाते थे। ये लिखा हुआ द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स शेप लाइक अ फनल। ठीक, ये हो गया। अब आज की डेट में जो सीड्स हैं वो सो किए जाते हैं सीड ड्रिल से। यहाँ पर ये देखिए, ये सीड ड्रिल है, ये फिगर 1.2 में ये सीड ड्रिल है, 1.2B में। यहाँ से ऊपर से सीड्स डलते चले जाते हैं, और इनमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं, और यहाँ से ये सारे के सारे ये 4 लेन्स के अंदर सीड्स सो होते हुए चले जाते हैं। अब आते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर मैंने आपको बता दिया, और फर्टिलाइजर्स भी ग्रोथ के लिए होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए होते हैं, ताकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड, हम लोग भी तो न्यूट्रिशन लेते हैं, आप लोग बोर्नवीटा पीते होंगे, हॉर्लिक्स लेते होंगे, पीडियाश्योर भी लेते होंगे कुछ बच्चे, उसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए सॉइल के अंदर या हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को मिलाया जाता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। मतलब कुछ एरियाज़ के अंदर एक ही खेत है, लोगों के पास एक ही फील्ड है, उसमें पहले वो लगातार फील्ड में वो लगातार वो क्रॉप्स को ग्रो करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फील्ड है, फील्ड के जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। उसको कंप्लीट करने के लिए ये फर्टिलाइजर्स को डाला जाता है। अब मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। आपने देखा होगा ना मैन्योर किस तरीके से, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से, यानी कि जो गाय भैंस का गोबर होता है उससे, और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट से भी या एनिमल्स से भी डिकम्पोज हो जाते हैं, उनसे भी ये वेस्ट ये मैन्योर बनता है, और ये बहुत न्यूट्रिएंट होता है। अब किसान या फार्मर्स क्या करते हैं, जितना भी एनिमल और प्लांट वेस्ट होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में डालते रहते हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगता है, और उसके अंदर डिकम्पोजिशन किससे होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जो डिकम्पोज मैटर बाद में बचता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। आपने वर्मी कंपोस्ट बहुत सुना होगा। वर्मी कंपोस्ट किससे होता है, हम लोगों के अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, वो वर्मी कंपोस्ट
बनाते हैं। तो ये डिकम्पोज मैन्योर जो होता है ये बहुत, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है बहुत अच्छा होता है। और आपने ऑलरेडी 6th क्लास में वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब चलते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होता है। फर्टिलाइजर जो है केमिकल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट्स के लिए, लेकिन ये डिफरेंट है मैन्योर से क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज में और ये केमिकल ही होते हैं, प्योर केमिकल होते हैं। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश या एनपीके और फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे के सारे नेम्स हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के। ओके, अब फर्टिलाइजर्स जो हैं बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप लेने में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि पैडी या राइस, मेज़ या मक्का की। लेकिन एक्सेसिव यूज़ जो होता है फर्टिलाइजर्स का, उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसका रेट जो है वो बहुत डाउन चला जाता है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो आज बहुत पोल्यूशन भी करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी उनकी वजह से हो रहा है। इसलिए जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करने के लिए हमको फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का ही यूज़ करना चाहिए, या कुछ टाइम के लिए कोई भी फील्ड या खेत है उसको फार्मर्स को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई खेती नहीं करनी चाहिए। 2 क्रॉप्स के बीच में तकरीबन 1 से 2 महीने का टाइम उसमें खेत को खाली ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू या फर्टिलिटी वापस आ सके। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है, गोबर की खाद जो होती है, वो सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करती है, साथ के साथ पानी की रिटेनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। और इससे क्या होता है, सॉइल के जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, अपने आप वो पूरे होने लगते हैं। दूसरा मेथड है रिप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। कि क्रॉप रोटेशन हो कि अगर हम खरीफ और रबी के बीच में एक दूसरी फसल जिससे उगाएं, जिससे कि हम लोगों की सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वापस आ सकें। तो क्या होता है कि बच्चों कि रबी और खरीफ की फसल के बीच में दालों का या पल्सेस की कल्टीवेशन की जाती है। अब पल्सेस में क्या होता है कि पल्सेस के प्लांट्स, पल्सेस के या आप समझिए दालों के प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींच लेती हैं और वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये वहाँ से इनकी जड़ों के अंदर नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं पल्सिस को। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिल कर देता है। और इससे क्या होता है, रोटेशन के बीच में, खरीफ और रबी की रोटेशन के बीच में जब हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी हम लोगों के बनी रहती है। अब आते हैं ये टेबल है, इसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का कंपैरिजन दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और डिफ्रेंशिएशन भी आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये ज़रूरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब मैन्योर के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, सॉइल को पोरस बना देता है, और जिससे क्या होता है कि पोरस बन जाएगा तो सॉइल, अब आप ये देखिए कि कॉटन का कपड़ा पोरस होता है, आपके जो कपड़े हैं, फैब्रिक है, एक बहुत बिल्कुल सिंथेटिक कपड़ा है, एक कॉटन का कपड़ा है, तो आप देखिएगा कि किस में से आपको ज़्यादा एयर आता हुआ महसूस होगा अपने बॉडी के ऊपर। तो कॉटन का कपड़ा पोरस होता है, आप देखिएगा उसमें आपको ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें गैस मतलब हवा इधर से उधर जा सकती है। तो इसी तरीके से सॉइल जो है वो पोरस हो जाती है मैन्योर की यूसेज से, और जो गैसेस हैं वो आराम से आ जा सकती हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं प्लांट्स के फ्रेंडली या फार्मर फ्रेंडली हम कह सकते हैं, उनके नंबर्स को इंक्रीज करता है और साथ के साथ इम्प्रूव करता है टेक्सचर को सॉइल के। ओके बच्चों, अब आते हैं इरीगेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन किस किस तरीके से होती है? सबसे पहले आपने देखा होगा कि नहरों से, कैनाल से इरिगेशन होती है। हम लोग पहले के फार्मर्स क्या थे, सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट थे कि बारिश होगी, या कुओं से वाटर निकालते थे और उससे इरिगेट करते थे। कोल्हू चलता हुआ आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा कुएं के ऊपर, लेकिन पहले कोल्हू चलता था। बैल जो थे 360 डिग्री घूमते रहते थे और उसमें से कुएं में से पानी निकलता रहता था और उसमें से इरिगेशन होता था। लेकिन अब क्या है कि अब वाटर जो है, एक तो कई स्प्रिंकलिंग मेथड है, कैनाल के थ्रू है, या अब बोरिंग कर दी जाती है खेत के बीच में ही, वहाँ से पानी निकाला जाता है मोटर, इलेक्ट्रिक वाटर पंप के थ्रू, और फिर उससे इरिगेशन हो जाती है। अब ये देखिए, वाटर सप्लाई जो है क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी है रेगुलर इंटरवल्स पे। तो इसका है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप, कि किस टाइम पर कितना पानी, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए इनिशियल स्टेज पर, आफ्टर मतलब लास्ट स्टेज पर कम पानी चाहिए, और हम लोगों के वीट को पानी चाहिए होता है रेगुलर। तो अब इससे क्या होगा, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या हो सकते हैं? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हम लोगों के वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं और डैम्स हैं, ठीक है। और डैम्स के थ्रू आते हैं कनाल्स पे। अब कनाल्स आपने देख रखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बताऊंगी। इंदिरा गांधी नहर आपने सुना होगा। अब मैंने आपको भी बताया कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन ये था कि कुएं से निकालते थे पानी और उससे इस तरीके से किया जाता था। उसके बाद कैटल या ह्यूमन लेबर जो थी यूज़ होती थी, तो यहाँ से इस तरीके से पानी निकलता हुआ था और यहाँ से इस तरीके से ऐसे, ये देखिए, ये ढेकली है, ये चेन पंप है, और ये है रहट। मैंने आपको बताया इसको कोल्हू भी बोल देते हैं, ये रहट भी है। ये नहीं, पानी वाले को रहट बोलते हैं, और कोल्हू जिससे तेल निकलता है वो होता है, ठीक है। ये हो गया। आज की डेट में मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है? स्प्रिंकलिंग, वाटर पंप, वाटर पंप निकालता है और पानी जाता है और सब जगह पर वाटर पाइप्स के थ्रू स्प्रिंकलर्स में पहुंच जाता है। स्प्रिंकलर्स गोल गोल घूमते हैं और सारे में स्प्रिंकलिंग करते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि स्प्रिंकल होता है, सारे पौधों में पानी पहुँच जाता है। एक है ड्रिप सिस्टम, ये ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है वाटर की ड्रॉप्स जो हैं एक एक करके रूट्स के नज़दीक, प्लांट के रूट्स के नज़दीक गिरती रहती हैं, और ये इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज, ठीक है। ये फ्रूट प्लांट्स, गार्डनिंग और ट्रीज के लिए बेस्ट है, और इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और ये एक बून है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अब आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब देखिए, हम लोगों के प्लांट्स को काफ़ी हम मैन्योर भी दे रहे हैं, और साथ में हम फर्टिलाइजर्स का भी थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपरली इरिगेट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि प्लांट्स के बीच में छोटे छोटे दूसरे प्लांट्स भी आ जाते हैं, तो वो होते हैं वीड्स। जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं वो वीड्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली, इनको उगाया नहीं जाता, नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है। अब इन वीड्स को रिमूव करने के लिए भी कई कई तरीके होते हैं, जो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग बहुत नेसेसरी है। क्योंकि ये प्लांट्स के, जो हम लोगों की क्रॉप है, क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स हम क्रॉप को चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स ये वीड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स, कि जो वीड्स हैं वो क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करते हैं। क्यों? किसके लिए? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस एंड लाइट। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारी क्रॉप को ज़रूरी हैं, वही ये तीनों चारों चीज़ें ये भी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों के जो क्रॉप है, क्रॉप की यील्डिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्रॉप की ग्रोथ पर फ़र्क पड़ता है। तो सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग
एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो कई वीड्स जो होते हैं वो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं, और वो कई वीड्स तो ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। वीड्स कैसे कैसे, एक तो आपने घर में भी देखा होगा, पौधे आपके घर में तो खुरपी होती है ना, तो ट्रेडिशनल मेथड ये था कि फार्मर जो है खुरपी वगैरह लेकर के वीड्स को निकाल देते हैं। अब वीड्स को कंट्रोल कैसे किया जाए? सबसे पहले तो कुछ केमिकल्स का छिड़काव होता है, स्प्रे होता है। तो वीडीसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, जैसे कि 2,4-D, और ये जो हैं ये सारे के सारे स्प्रे होते हैं फील्ड्स के अंदर, जिससे कि ये वीड्स जो हैं मारे जा सकें। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड, ये वाटर के साथ डाइल्यूट किए जाते हैं, और इतने एक्सटेंट तक, एक रिक्वायर्ड एक्सटेंट तक, ताकि ये स्प्रे किए जा सकें फील्ड में विद द हेल्प ऑफ स्प्रे। जैसे इसमें फील्ड के अंदर इसमें ये 1.6 फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। अब हार्वेस्टिंग पर आते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे होती है? हार्वेस्टिंग, ये देखिए, ये है सिकल, इसको हिंदी में दरांती बोला जाता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग सबसे पहले क्या होती है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, पूरी तरीके से पक जाती है, तब उसको काटा जाता है, तो उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग हमारे कंट्री में मैनुअली भी की जाती है, आज की डेट में भी लोग इससे दरांती से करते हैं, सिकल से करते हैं। और जो ग्रेन सीड जो हैं जिनको अलग किया जाता है, वो थ्रेशिंग से भी उनकी हार्वेस्टिंग की जाती हैं। ये देखिए कंबाइन है, एक साइड से लेता जाएगा, यहाँ से हार्वेस्ट करता हुआ जाएगा, और यहाँ पर इसमें ग्रेन्स आते जाएंगे, और यहाँ से इसमें फॉडर निकलता जाएगा, ठीक है। अब थ्रेशिंग जो होती है, क्या होती है? द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, मतलब ऊपर का जो छिलका होता है उससे अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये कैरिड आउट होती है विद द हेल्प ऑफ मशीन कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर। ये दोनों चीज़ें करती है कि हार्वेस्ट भी करती है और थ्रेश भी करती है। यहाँ पर सीड्स को अलग कर देती है और फॉडर को या छिलके को अलग कर देती है, ठीक है। आपने बैसाखी मनाई होगी, बैसाखी, पोंगल, ये सारे के सारे इसी के लिए हार्वेस्टिंग के ऊपर ही हैं। Farmers with small holdings of land और do the separation of grains and chaff by winnowing। विनोइंग क्या होती है? ये विनोइंग मशीन है, इससे ये आपने 6th में भी पढ़ा हुआ है, और विनोइंग मशीन से सेपरेट होता है शाफ और ग्रेन, ठीक है। अब स्टोरेज कैसे होता है? स्टोरेज आपने देखा होगा, बड़े बड़े ये हैं सिलोज ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये है ग्रेन्स की स्टोरेज, और गनी बैग्स के भी अंदर मतलब हम लोगों की जो बोरी होती है ना, उनको गनी बैग्स बोलते हैं। गनी बैग्स के अंदर भी ग्रेनरीज के अंदर ग्रेन को स्टोर किया जाता है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज, मतलब लार्ज स्केल के ऊपर, मतलब बहुत सारा गेहूँ है या बहुत सारे सीड्स हैं, तो उनको सिलोज या ग्रेनरीज के अंदर स्टोर किया जाता है। और उनके अंदर स्टोरेज के अंदर कैसे उनको स्टोर कैसे करें ताकि कीड़ा ना लगे, ताकि कुछ और ना हो। तो उनके लिए पुराने टाइम में आपने अपने घर में भी देखा होगा कि ड्राइड नीम लीव्स यूज़ करते हैं घर पर, और बड़ी क्वांटिटीज़ में ग्रेन को स्टोर करने के लिए गोडाउन्स के अंदर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ताकि उनको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब इसके बाद फूड फ्रॉम एनिमल्स से हम क्या क्या फूड लेते हैं? हमको दूध मिलता है, ठीक है, दूध लेते हैं, फ्लैश लेते हैं, मांस लेते हैं, फिश हम लोग खाते हैं तो फिश का है, चिकन हम लोग खाते हैं तो ये सब फ्लैश हो गया, और हम लोग मिल्क भी लेते हैं। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं? इसी तरीके से कोस्टल एरियाज़ के अंदर क्या, अब जैसे हम प्लांट्स का पत्ते भी यूज़ करते हैं, हम लोग उसका सीड्स भी यूज़ करते हैं, रूट्स भी यूज़ करते हैं, स्टेम भी यूज़ करते हैं। उसी तरीके से कोस्टल एरियाज़ में लोग ज़्यादा फिश कंज्यूम करते हैं। अब इसी तरीके से एनिमल्स को भी रियर की, जैसे हम लोग प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स को भी रखा जाता है फार्म्स के अंदर, और उनको भी प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर दी जाती है। डॉक्टर आते हैं जिनको वेट बोला जाता है एनिमल्स के डॉक्टर को। अब
ये जो है ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं, हम एग्स लेते हैं, तो इस सब को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। बच्चों ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो, डू गिव इट अ थम्स अप। और ये मेरा फर्स्ट साइंस का चैप्टर था, फर्स्ट लेक्चर था साइंस के ऊपर। कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं इसके क्वेश्चंस और इसका सारा का सारा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।